गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं, वो मैंने आपको पहले करवा दिया है। ठीक है, वो क्या होता था कि आपके किसी पॉइंट की इंटेंसिटी जो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो होती है उस पॉइंट पर अगर मैं कोई यूनिट मास रख दूँ, यूनिट मास मतलब कोई 1 ग्राम या 1 kg का कोई पार्टिकल रख दूँ, उस पर जितनी फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में और सेकंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल आई से लिखते हैं। तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कोई एक ग्रेविटेशनल फील्ड ले लिया, मान लिया कोई पार्टिकल है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड ये है। ठीक है, वहाँ पे हमने कोई 2 पॉइंट कंसीडर किए, कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, जिनका डिस्टेंस डी आर है। वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस अपार्ट हैं, डी आर। ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये जो 2 पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, जो ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, ये जिस ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं उस ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है कैपिटल आई। ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई वेक्टर से। और मैंने मान लिया कि ये जो कैपिटल आई है इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, यानी आपकी जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ को है, ए से बी को। अब मैंने एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, और मैंने मान लिया कि वो जो पार्टिकल है उसका मास है स्मॉल m। ठीक है, तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उस पार्टिकल पर, कौन से पार्टिकल पर, जो बी पे लिया है हमने, जिसका मास m है, वो फोर्स जो लगेगी डैट इज़ F इक्वल टू m इंटू आई। क्यों? क्योंकि न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने पढ़ा हुआ है कि F इक्वल टू क्या होता है, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब मैंने आपको इंटेंसिटी करवाई थी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वहाँ हमने प्रूव किया था कि जो आई होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, डैट इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। तो ए की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आई। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू आई। नाउ आपका, जब हमने यहाँ पे इस पार्टिकल को अगर मैंने मूव करवाना है, कहाँ से, बी से अगर मुझे ए पर ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क, है ना। वो जो वर्क कर रहा है वो कौन करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल को मूव करेगी बी से ए की तरफ को। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ को हो रही है, बी से ए की तरफ। तो अगर डी आर के ऊपर डिस्टेंस जो था आपका डी आर, उसके ऊपर अगर मैं वेक्टर लगा दूं तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ है, बी से ए, यानी आई से ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो इंटेंसिटी है वो ए से बी की तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बी से ए की तरफ को है। ठीक है, तो मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो वो जो होगा वो होगा आपका डी डब्ल्यू। ठीक है, स्मॉल वर्क डन जितना करना पड़ेगा। हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एफ हो गई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी, डी आर। अब फोर्स की आपको वैल्यू पता है कितनी है, एम इंटू आई। तो एम आई इंटू डी आर। ठीक है, अब अगर हम देखें, ये डॉट प्रोडक्ट है आपका, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर्स में आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सपेंड करें तो वो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर लिखो तो वो होता है ए बी कोस थीटा। तो यहाँ 2 वेक्टर कौन कौन से हैं, आई और डी आर। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा एम इंटू आई डी आर। अब देख लो, खुद देखो, मैंने यहाँ से वेक्टर हटा दिया, इसका मतलब मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, आई डी आर कोस थीटा। कोस थीटा अगर हम देखें, मैंने तुम्हें अभी बताया पहले भी कि जो आई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमने कहाँ को मानी है, अलोंग ए से बी के, जबकि हमारी डिस्प्लेसमेंट यानी पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कहाँ से कहाँ को कर रहा है, बी से ए। तो डी आर वेक्टर जो है वो कहाँ से कहाँ को है, बी से ए। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो कितना एंगल बना,
सेम लाइन में एक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो एंगल बन गया 180 डिग्री। तो IDR कोस 180 डिग्री। ठीक है, अब कोस 180 होता है -1, तो आपका बन गया -1 का माइनस यहाँ लग गया -MIDR। तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ा उसको मूव करने के लिए B से A की तरफ को। ठीक है, तो उसके कारण हमने पढ़ा है, मैंने तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ाया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। या ठीक है, वो होता था आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हमें जितना वर्क डन उसको किसी पार्टिकल को मूव करने के लिए लगता है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और उसका फॉर्मूला हमें पता था, वो होता है वर्क अपॉन मास, dW/m। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है। अगर हम वर्क को मास से डिवाइड कर दें तो हमें क्या dV मिल जाता है, क्योंकि यूनिट मैंने बोला ना, पोटेंशियल होता है यूनिट मास को। यूनिट मास यानी 1 किलो या 1 ग्राम के मास को मूव करने के लिए कहाँ से? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक। ठीक है, तो अगर जो m है, m मास वाले पार्टिकल के लिए अगर मुझे dW वर्क करना पड़ रहा है तो 1 के लिए कितना करना पड़ेगा? अगर m kg के लिए dW वर्क है तो 1 kg के लिए dW/m। वही सिंपल फॉर्मूला मैथमेटिक्स लगाया अगर हमने कि अगर 2 पेन्स आपके 10 रुपीज़ के हैं तो 1 पेन कितने का होगा? 10/2 5। तो डिवाइड करना पड़ा ना 2 से, तो वही चीज़ हमने यहाँ की। ठीक है, dW/m इक्वल टू, अब हमें पता है dW कितना है? -MIDR और अपॉन m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका जो dV है डैट इज इक्वल टू -IDR। और यहाँ से देखें तो I इक्वल टू बन जाएगा -dV/dr। तो ये रिलेशन बन गया आपका रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में निकाल रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये रिलेशन बना आपका ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में। तो इसे कर लेना, अगर समझ नहीं आया तो मैं जब क्लास लूँगी तब आपको बता दूँगी। ठीक है, ओके।